इस पृथ्वी मुझे लगता है ये मेरे जीवन के सबसे आकर्षक पलों में से एक बन चुका है, प्रकृति के बीचों बीच आपसे बात करना। तो आप जानते हैं, मैंने पिछली बार आपसे इस तरह 2018 में बात की थी। मुझे लगता है जैसे उस समय मैं बच्चा था। मुझे लगता है अब मैं बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन उस रात, मेरा मतलब है उस बातचीत का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे सवालों के जवाब दिए, जैसे जवाब आपने दिए, मुझे वो जवाब दिए जिनकी ठीक उसी समय मुझे ज़रूरत थी। और उस रात मुझे वास्तव में आपका एक सपना आया था। इस बार मैं आपको एक अडल्ट मानकर चलूंगा। खुश हूँ कि आपके बगल में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे साथ यही होता है, चाहे लोग 70 साल के हों, मैं उनसे बच्चों की तरह बर्ताव करता हूँ और वो धीरे धीरे मेरे साथ वैसे ही बन जाते हैं। सारी बात यही है, समय के साथ लोग पपड़ीदार हो जाते हैं। जीवन के साथ बस यही बात है कि आप समय के साथ पपड़ीदार और जंग खाए हुए ना हो जाएं। नहीं, मैं मानता हूँ। मैं अब भी आपसे एक बच्चे की तरह बर्ताव करूंगा, ठीक है? खुश और खुशकिस्मत हूँ कि मुझसे बच्चे जैसा बर्ताव किया जा रहा है। सद्गुरु, मेरा दिल टूट जाता है कि यहाँ मैं आपके साथ इतना खूबसूरत क्षण जी रहा हूँ और हमारी दुनिया अभी एक युद्ध के बीचों बीच है। दुनिया नहीं, सिर्फ 2 देश। 2 देश? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बहुत तूल न दें, क्योंकि हमें कभी उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। 2 विश्व युद्ध हुए हैं, हमें कभी भी उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हो भी जाए तो कम से कम उसे सीमित रखना चाहिए। हर किसी को उसमें कूद नहीं पड़ना चाहिए। आपके ख्याल से उन चंद लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा? मतलब जो लोग निर्णय लेते हैं, आप जानते बूझते युद्ध में क्यों जाएंगे? इसके कारण सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकते। मुझे लगता है इसमें अहम यानी ईगो का मामला भी हो सकता है। देखिए, ये बहुत बेकार फैसले हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी की जड़ें पहचान की हमारी मजबूत भावना में गड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान किसी और की पहचान पर हावी हो। तो राष्ट्रवाद एक बहुत मजबूत पहचान है। इस पहचान को सोच समझ कर बनाया जाता है और इस हद तक उसे बढ़ावा दिया जाता है कि आप अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। इसे हमेशा एक महान गुण माना जाता है। अगर मैं अपने देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं, तो उसके लिए आपका जीवन लेने के लिए भी तैयार हूं। वो एक कुदरती प्रक्रिया है, चाहे वो देश हो, नस्ल, धर्म, जाति, वर्ग या यहाँ तक कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी। अगर आप गैर ज़रूरी पहचान रखते हैं तो आप अनावश्यक टकरार और संघर्ष में पड़ेंगे। सद्गुरु, लेकिन क्या पहचान ईगो के लिए दूसरा शब्द नहीं है? जैसे मैं हाल ही में ईगो के इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी सोचता रहता हूँ। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि ये ईगो का एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसे आपने गढ़ा है। आपने उसे क्यों गढ़ा है? ठीक है, सही है। इससे जुड़ा हुआ सवाल। मैंने उसे नहीं गढ़ा तो मेरे पास वो नहीं है। ये उस तरह के जवाब है जो मेरे दिमाग के साथ खेलते हैं। और मैं अगले सवाल के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा। तो ठीक है, अगला सवाल दूसरे तरह का विचार है जो इस दुनिया में मुझे काफ़ी आकर्षित करता है और एक तरह से अभी भी इस समय के बारे में खट्टा मीठा सा एहसास देता है जिसमें हम रहते हैं। यह है जेन जी के बारे में, मतलब जनरेशन जेड, जिसका मतलब है वे बच्चे जो रुकिए। अगर आप जनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज़ है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने।
जेन जेड का क्या मतलब है? हाँ, जेड आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर। कल्चरली मैं एक मिलेनियल हूँ क्योंकि मैं 97 से पहले पैदा हुआ हूँ। प्री 97. मैं भी 20वीं सदी का मिलेनियल हूँ। No, I think आप किस सदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कल्चरल टर्म्स है जो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, हम आपको जेन ए बुलाएंगे। मेरे ख्याल से अगले को जेन अल्फा कहा जाएगा। बस हम शुरुआत में वापस जाते ओह हैं। अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे हैं। सर तो मैं एक बार जब आप अक्षर सीख लेते हैं तो आपको शब्दों में जाना चाहिए, जब आप शब्द जान लें तो आपको वाक्यों में जाना चाहिए, जब आप वाक्य जान जाएं तो आपको साहित्य में जाना चाहिए। अक्षरों को दोहराते मत रहिए। मैं काफ़ी सारे जेन जी और कुछ जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ। मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कहिए। जेन जेड खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं, ऐसा हाँ, मत कहिए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है, शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में। लेकिन जो भी हो सर, तो एक चीज़ जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान जो मेरी पीढ़ी उस उम्र में थी, 17-19। और आप कुछ 13-14 साल के बच्चों से बात कीजिए, वे इस जेनजी पीढ़ी से भी ज़्यादा होशियार हैं। तो मैं उन्हें खुशकिस्मत और थोड़े शापित की तरह देखता हूँ। शापित इसलिए क्योंकि हम वायरस के समय में रह रहे हैं, हम इस घटना के समय जीवित हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे युद्ध, और फिर हम पर्यावरण क्षति या इकोलॉजिकल डैमेज के समय में भी रह रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि वे पर्यावरण को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं, वे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, वे जानते हैं कि तकनीक, डिज़ाइन, सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दुनिया में उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, वे किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर पीढ़ी का ये सोचना है कि वो खास हैं, बहुत बुरी बात है। दुर्भाग्य से हर पीढ़ी को लगता है कि वो खास हैं। हम 60 के दशक से आए हैं, 60 के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकई खास लोग हैं और वो एक आपदा बन गए हैं। उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि ये चीज़, ये सोचना कि ये पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, वो पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको स्मार्ट होना होगा, मेरी पीढ़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट हैं या बुद्धू, यही सवाल मायने रखता है ना? आप जागरूक हैं या नहीं, क्या यही? अरे नहीं, हमारी पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक पूरी, लोग हजारों अलग अलग तरीके खोज लेते हैं कि इंसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इंसान पर डाल दिया जाए। आप बता रहे हैं कि जेन जेड अपने फोन को मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं। मैं किसी भी जेन जेड से ज्यादा बेहतर पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शायद अभी भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अधिकांश जेन जेड से बेहतर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब्ध था हम उसमें अच्छे हो गए, उससे हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते। फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन कोई है जो उससे दुखी है। मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते। क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर।
पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ। मेटावर्स, हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा है। वर्स। That's यही सवाल उससे जुड़ा है, वो दूसरा सवाल मैं है। किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? yeah. Hello. वही सवाल था, जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे क्योंकि हैं। आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। Yeah. देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूँ, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहाँ से? मेरे ख्याल से खुद को इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूँ। आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं, क्योंकि आप इकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उससे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं, आप सिर्फ उसका एक नतीजा हैं, है ना? मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। वहां जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है। तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं। खासकर अगर आप हर समय ये VR चश्मे पहनकर घूमेंगे, आप कभी आसपास के जीवन को नहीं देख पाएंगे, ना अपने आसपास के जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है। उस समय, मेरे समय में हर कोई LSD के साथ ऐसा कर रहा था। मेरे 12-13 दोस्त इन चीज़ों को करते हुए मर गए। मेरे ख्याल से वो हमेशा कहते थे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खुद को मार लूँगा, लेकिन मैं अब भी यही हूँ। उन्होंने ड्रग्स लिए और उन्हें लगा कि ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं, और उनमें से कई मारे गए, बाकी बीमार हो गए। तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे, आप तकनीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं। होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिंब है जो आपके सामने आता है। अगर आप सृष्टि की एकता और समरसता के सामने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा। If more and more you are exposed to all these aberrations, however great it is in terms of creating, it's entertainment means you do it 1 or 2 hours, that's a different thing. But if you think that is a new world… अगर आप इन सभी विकृतियों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनोरंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे 1-2 घंटे करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, लोग मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इससे और ज़्यादा बेवकूफ़ी की चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है? देखिए, आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट, ये कोई रियल एस्टेट नहीं है। खासकर प्राजक्ता के साथ आपकी उस बातचीत के बाद जो मैंने सुनी, जिसमें आप एक तरह से निकट भविष्य से सच के अंश निकाल रहे थे, जहां आपने कहा कि दुनिया भर में मिट्टी में 90% जैविक तत्व नष्ट हो गए हैं। आप जानते हैं, आपने काफ़ी कुछ आमतौर पर हमारी पृथ्वी की बर्बादी के बारे में बोला। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन लोग नाव के छेदों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। वे बस नाव को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और आप जानते हैं, हम दुनिया के अरबपतियों की बात करते हैं, जैसे एलन मस्क। ये सारे लोग, वे मंगल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे टेरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी धरती नष्ट हो रही है। इस मुद्दे पर जेनजी को ज्यादा बात करने की जरूरत है। माफ कीजिए, जैन जो भी जैन पर युवाओं को इन सच्चाइयों का पता होना चाहिए। आप उन्हें Z की जगह C बुला सकते हैं, ज्यादा करीब अक्षर C होगा, ज़ेन कंफ्यूज्ड। ये कहना बहुत लोकप्रिय चीज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद पर लेबल ना लगाएं। पहले ही लोग आप पर कितने सारे लेबल लगा रहे हैं। आप भारतीय हैं, आप भूरे हैं, आप सफ़ेद हैं, आप ये धर्म हैं, वो धर्म, वो जाति, ये वर्ग, तमाम बेकार लेबल वो आप पर लगा रहे हैं। खुद पर एक और लेबल मत लगाइए, क्योंकि हर लेबल किसी ना किसी रूप में आपके लिए रुकावट बनेगा, है ना? क्या नहीं बनेगा? हाँ। तो कोई लेबल मत लगाइए। Why don't you just live here as a living thing, breathe and exist?
and reverberate at the highest possible level. That's all you can do with life. आप क्यों नहीं यहाँ सिर्फ एक जीवित प्राणी की तरह रहते हैं, सांस लेना और जीना, जितना हो सके ऊंचे स्तर पर स्पंदित होना। आप जीवन के साथ इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब आपकी कल्पना है। अपनी कल्पना को वास्तविकता मानने की गलती मत कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मनोवैज्ञानिक हकीकत को अस्तित्वगत हकीकत मान बैठेंगे तो आप अपने जीवन में काफी दुखी होंगे। लोगों के साथ यही हो रहा है। वो किस चीज से दुखी हैं? या कोई आपके बदन में सुइयां चुभो रहा है? नहीं, आप बस अपने मन से ही दुखी हैं, है ना? सबसे महान चीज जो इस धरती पर हुई है, अगर आप मुझसे पूछें तकनीक और संभावना के मामले में, वो है मानव मन। लेकिन आप हर समय उससे दुखी हैं। और अगर मैं कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल पैदा हुए हैं या 100 साल पहले पैदा हुए हैं। अगर आप अपने मन से दुखी हैं तो आप ज़ेन-सी हैं। yeah. हम आमतौर पर लोगों को मिट्टी बचाओ अभियान का हिस्सा बनने के लिए कैसे प्रेरित करें? प्राजक्ता के साथ आपकी बातचीत के बाद मुझे उसका महत्व समझ आ गया है। लेकिन मेरा सवाल, शायद ये एक पूंजीवादी सवाल है, लेकिन हम असल में कैसे लोगों का ध्यान केंद्रित करके उन्हें बता सकते हैं, सुनो, धरती पर ये गलत है? देखिए, पहली चीज ये कि युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि खाना जमीन से आता है। आपका शरीर जो आप लेकर चलते हैं, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ज़मीन से आता है। ये ज़मीन है। इसे ह्यूमन कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन में मौजूद ह्यूमस का नतीजा है। तो ये पता करने के लिए थोड़ा समय निकालिए कि आप जहाँ भी हैं वहाँ कितना ह्यूमस बाकी है। आप शहर में रहते हैं, सब कुछ पक्का है, ठीक है? पक्की ज़मीन और जुती हुई ज़मीन धरती पर आपदा है। ये बहुत ज़रूरी है। मिट्टी हर समय एक रिसाइकिल है। वहाँ उसमें मृत जीवन जाता है और जीवन बाहर आता है। मिट्टी के बारे में सबसे चमत्कारी चीज़ ये है, मिट्टी का चमत्कार ही ये है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप मृत्यु को बो सकते हैं और उसमें जीवन का अंकुरण होता है, जीवन फूटता है। यहाँ कोई मृत चीज़ दफना कर देखिए और देखिए कि कुछ ही दिनों में उसके आसपास कितना जीवन घटित होता है। मुझे बताइए, पूरे ब्रह्मांड में मुझे एक जगह दिखाइए जहाँ ये हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरह की चीज़ों की लोग कल्पना कर रहे हैं, अपने मन में बना रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति हैं जिनका एक स्टार्टअप है, ठीक है? अगर आप उन्हें $17 लाख दें तो जब आप मरेंगे, उसकी बुकिंग अभी कर सकते हैं। जब आप मरेंगे, जब भी मरें, वो आपके शरीर को ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है और कोई माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीवन नहीं है। तो आपका शरीर सड़ेगा नहीं, बस वैसे का वैसे ही रहेगा। लाखों सालों तक आपका शरीर अंतरिक्ष में तैर सकता है। शायद आप किसी अंतरिक्ष यान की सवारी कर सकें। मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये जो शरीर है वो मूल रूप से मिट्टी है। अगर आप कुछ भी इको फ्रेंडली नहीं करते तो कम से कम जब आप मरें तो उसे वापस ज़मीन में डाल दें जहाँ का वो है। हेलो, ये सबसे सरल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आज वो इसे बक्सों में डालकर इमारतों में संरक्षित कर रहे हैं, पार्किंग लॉट की तरह। उन्होंने जगह बनाए हैं जहाँ लोगों को बक्सों में स्टोर किया जा सके। ये बक्सा आपकी दादी माँ का है, आप वहाँ जाकर फूल रख सकते हैं। एक मृत शरीर को संरक्षित करने का क्या मतलब है? उसे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कर्ज है जो हमने लिया है, हमें इसे वापस डाल देना चाहिए जब हमारा काम हो जाए, है ना? So, doing this kind of things is all coming from the ignorance of how life happens. तो इस तरह की चीजें हम जीवन घटित होने के बारे में अज्ञानता की वजह से करते हैं। जीवन, आप जानते हैं, अगर आप कार्बन शब्द बोलें तो हर कोई सोचता है वो बहुत बुरा है, कुछ जहरीला है, क्योंकि सोशल मीडिया में कार्बन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जीवन है। आप और मैं कार्बन जीवन है। ये पेड़ कार्बन जीवन है, हर पशु कार्बन जीवन है ना? ये पूरी दुनिया जीवन के लिए मूलभूत सामग्री कार्बन पर आधारित है। और अभी जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक स्तर पर एक पूरा कार्बन चक्र है। अगर कोई कड़ी है जो कुछ बना रही है, मान लीजिए मोटरसाइकिल में चेन है, आप जानते हैं इन दिनों ये चेन जो मोटरसाइकिलों में होती है, आधुनिक मोटरसाइकिलों में ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती। वरना जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो हर 500-600 किलोमीटर पर आपको अपनी चेन चेक करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ढीली हो जाती थी। अगर आप उसे वैसे चलाएंगे तो वो उतर जाती थी, आपके लिए मुसीबत पैदा करती थी, ठीक है? हर 600-700 किलोमीटर पर आपको इसे चेक करना पड़ता था। 1000 किलोमीटर पर आपको एक लिंक उतारना पड़ता था, क्योंकि वो पदार्थ ही ऐसा था।
आजकल आधुनिक चेन इस तरह से बनी होती है कि हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, हम बस सवारी करते हैं। फिर भी आपको रखरखाव करना पड़ता है, लेकिन जब आप सिंगल ट्रिप पर होते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक चेन, कोई भी चेन हो, एक चक्र है।